सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी महान भावों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के तत्पुरुष प्रकरण, तत्पुरुष समास का जो प्रकरण चल रहा है, समास प्रकरण का, उसमें तत्पुरुष समास की 17वीं लाइव कक्षा है, पढ़ेंगे हम आज। और ये सभी लाइव कक्षाएं आपको देववाणी संस्कृतम ऐप पर उपलब्ध होंगी और सभी कक्षाएं ये शुल्क दे हैं। मित्रों, ये आपकी ऐप है, आप इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। देव DEVANSKRITAN, ठीक है। ये ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और इस पर ये कोर्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ कोर्स को परचेज करके आप इन सभी कक्षाओं को पढ़िएगा। चलिएगा मित्रों, और यदि कोई कठिनाई आती है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर पूछ करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मित्रों, गत कक्षा में मैंने आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास पढ़ाया था। कौन सा समास पढ़ाया था मित्रों? मैंने आपको चतुर्थी तत्पुरुष समास। चतुर्थी तत्पुरुष समास में हमने आपको जो भी उसके उदाहरण थे वे सभी भी बतला दिए थे। ये सूत्र था आपका चतुर्थी का, चतुर्थी तदर्थार्थ बलहित सुख रक्षितैहि। ये पूरा आपको पढ़ा दिया गया उदाहरण सहित, यूपदारू आदि, ठीक है। अब पंचमी तत्पुरुष का क्रम में नंबर आता है। चलिएगा, ये आपका लघु सिद्धांत कौमुदी का 928वां सूत्र है और पंचमी भयेन, ठीक है। पंचमी भयेन, और ये अष्टाध्यायी में दूसरे अध्याय के प्रथम पाद का 37वां सूत्र है। इसमें मित्रों कोई भी दो पद हैं, ये प्रथमा विभक्ति एक वचनांत है, ये तृतीया विभक्ति एक वचनांत है, ठीक है। और इसमें ऊपर से अनुवृत्ति आती है, उस अनुवृत्ति को भी देख सकते हैं। आइएगा, ये देखिएगा, इसमें अनुवृत्ति आती है आपकी समासः की आती है, तत्पुरुषः की अनुवृत्ति आती है, सुप की आती है, सह सुपा की अनुवृत्ति आती है और विभाषा की अनुवृत्ति आती है, ठीक है। अनुवृत्ति इनका अधिकार सूत्र भी कह सकते हैं ऊपर वाले। तो ये इसमें मिल करके इसका अर्थ बनाएंगे। आइएगा, आचार्य वरदराज महाराज जी क्या कहते हैं? वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो कुछ भी नहीं कहते हैं, क्योंकि इसका कुछ अर्थ यही का यही है। तो मैं आपको इसका अर्थ लिख देता हूं कि पंचम्यंतम सुबंतम समर्थम सुबंतम भाय भायेन समर्थेन सुबंतेन सह विकल्पेन समस्यते। स च तत्पुरुषः।
ठीक है, ये इसका मैंने आपको अर्थ बना दिया कि इस सूत्र का जो अर्थ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा कि पंचम्यंत जो समर्थ सुबंत है कोई भी, वो भयेन, भय शब्द समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प से समास को प्राप्त होता है, और वह समास कौन सा कहलाता है? तत्पुरुष समास। आइएगा, अब इसके उदाहरण दिए हैं इन्होंने, चोरात भयम चोर भयम। ठीक है, क्या समास है, क्या उदाहरण दिया है? चोरात भयम चोर भयम। तो पंचमी है। अब हम, ये तो अलौकिक विग्रह हो गया इसका। अलौकिक विग्रह में हम क्या करेंगे? चोर और नसी और भय और सु, इस सूत्र से समास हो गया मित्रों। ठीक है, समास होने से क्या हुआ? कृतद्धित समासाश्च प्रातिपदिक संज्ञा, और सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक हो जाएगा, लुक हो जाएगा। और प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, और उपसर्जनम पूर्वम से क्या हो जाएगी? उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी, फिर उसका पूर्व प्रयोग होगा। उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी? चोर की होगी, क्योंकि प्रथमा से निर्दिष्ट है यहाँ पंचमी। तो क्या होगा? ये बनेगा आपका चोर भय। ठीक है, भय बन गया, और स्वादि उत्पत्ति करके ये सु आ जाएगा। और यहाँ सु को क्या, ये नपुंसक लिंग है, तो नपुंसक लिंग होने से क्या है मित्रों? समोर नपुंसकात अतोम, माने नपुंसक लिंग ह्रस्वकारांत से उत्तर सु और अम को अम हो जाता है। क्या हो जाता है? अम, और अमी पूर्व से पूर्व रूप एकादेश होकर के क्या बन जाएगा? चोर भयम। ये यहाँ स्वादि उत्पत्ति मैंने अपनी तरफ से दिखला दिया आपको, पर ये षडलंग प्रकरण की बात है। तो ये चोर भयम बन गया, और ये कौन सा समास हो गया? पंचमी तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास की पहचान क्या है? उत्तर पद के अर्थ की प्रधानता। तो इसका अर्थ है डर। किससे डर? चोर से डर। तो डर अर्थ को ये मुख्य रूप से कहा जा रहा है। वो डर किसका है? चोर का डर है। सरल से, ठीक है, अब आप बना सकेंगे आराम से। चलिएगा, अब और सूत्र है पंचमी समास का, उसको भी देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक हम और अच्छी प्रकार से इन्होंने हिंदी में दिया है, उसको भी समझ लेते हैं। इसी सूत्र की बात है, देखिएगा। ये देखिएगा, हिंदी भाष्यकार ने, हिंदी व्याख्याकार ने लिखा है कि भाष्यकार, भाष्यकार का अर्थ है महर्षि पतंजलि, पंचमी भयेन का योग विभाग करके, योग विभाग माने सूत्र को ऐसे बांट देते हैं, पंचम्यंत का किसी भी सुबंत के साथ समास कहा है। अर्थात ऐसा इसको तोड़ दिया सूत्र को, और कहा पंचम्यंत समर्थ सुबंत किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास को प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा योग विभाग कर दिया, तो इसका मतलब है कि कोई भी जहां पर भी समास दिखता है वहां हो जाएगा। यदि हम इसको तोड़ेंगे नहीं तो केवल भय के साथ ही शब्द होगा, पर हमें भय से अतिरिक्त भी पंचम्यंत का समास दिखता है। तो देखिएगा, अतः वृकात भी, वृक भी, तो यहाँ भी शब्द के साथ में भी समास हो गया योग विभाग से। भेड़िए से डर, भयाद भीतः भयभीतः। ठीक है, ये भीत शब्द का भी समास हो गया लोज पंचम्यंत के साथ में, भय से डरा हुआ। सिंहात भीति ही, सिंह भीति ही, शेर से डर, आदि जगहों पर इसी प्रकार ही समास करें। तो ये मैंने योग विभाग आपको पहले ही बता दिया है कि सभी का इनका योग विभाग कर देते हैं। तो आप यहाँ पर योग विभाग का अर्थ है सूत्र के दो भाग कर देंगे, पंचमी फिर भयन, फिर पंचमी की इसमें अनुवृत्ति आ जाएगी, जो मैंने अर्थ बनाया वो बन जाएगा पहले वाला। तो ये इसका सामान्य सी और विशेष बात थी, बहुत जरूरी बात है। चलिए अब आ जाइएगा मित्रों, ये और पंचमी का समास का ये सूत्र है, और भी हैं परंतु यहाँ दे रहे हैं। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणिकतेन। ठीक है, अष्टाध्यायी प्रथम द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का 39वां सूत्र है। आइएगा पदच्छेद नीचे देखते हैं इसका।
स्तोकम च, इसका पदच्छेद ये है मित्रों, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणी प्रथमा विभक्ति, ये बहुवचनांत है। ठीक है, प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत। कृतेन तृतीय विभक्ति एक वचनांत। दो पद हैं इस सूत्र के अंदर। समास देखिएगा, स्तोकम च अंतिकम च दूरम च स्तोकांतिक दूराणी। ठीक है, ये कौन सा समास हो गया? इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, स्तोक का अर्थ होता है थोड़ा, अंतिक का अर्थ होता है समीप, और दूर का अर्थ होता है दूर। अब तेषाम अर्थाः स्तोकांतिक दूरार्थाः, क्या अर्थ किया इन्होंने? तेषाम अर्थाः माने इनके जो अर्थ, क्या? इनके जो अर्थ, माने स्तोक का क्या अर्थ है? स्तोक का अर्थ है थोड़ा, अंतिक का अर्थ है समीप, दूर का अर्थ है दूर। उनके जो अर्थ हैं, तो यहां पर ये वास्तव में ये कहना चाह रहे हैं कि इनके अर्थ वाले जो शब्द, क्या? स्तोक अर्थ वाले शब्द, अंतिक अर्थ वाले शब्द और दूर अर्थ वाले शब्द, वास्तुतः यहां पर इनको समास बहुब्रीहि ही करना चाहिए था। बहुब्रीहि से स्पष्ट हो जाता कि स्तोक अर्थ वाले शब्द, तो स्तोक भी आ जाता उसमें, अंतिक भी आया, दूर भी आ जाता, और अन्य इनके पर्यायवाची भी आ जाते। परंतु इन्होंने ये समास किया है, इस समास को हमको ऐसा ही समझना पड़ेगा। यहां अर्थ शब्द का अर्थ है उस अर्थ के वाचक शब्द। ठीक है, उस अर्थ के वाचक शब्द, नहीं तो हमें ऐसा समास करना चाहिए। देखिएगा, मैं आपको यहां समास करके बतला देता हूं। तो उससे बहुव्रीहि समास करना चाहिए हमें। क्या करना चाहिए? बहुव्रीहि समास। क्या है? ऐसे स्तोकांतिक दूर दूराणि अर्थाः येषां ते शब्दाः स्तोकांतिक दूरार्थाः। ठीक है, तो अब इसके पर्यायवाची भी आ जाए, दूर, स्तोक और अंतिक, और दूर के पर्यायवाची शब्द को कहा जा रहा है। ठीक है, ये शब्द शब्दाः, ते शब्दाः स्तोकांतिक दूरार्थाः। तो ये तो यहां हुआ। ठीक है, तो आप ये बहुव्रीहि समास है, तो इससे क्लियर हो गया। ये अन्य पदार्थ आ गए, शब्द आ गए, शब्दों से हमें कार्य करना है। ठीक है, तो उन्होंने वहां जो समास कर दिया है वो उतना उचित समास मुझे तो प्रतीत नहीं होता है वास्तव में। ठीक है, और दूसरी जो प्राचीन व्याकरण में इसी प्रकार से समास बताया गया है जैसे मैंने बताया है। अब दूसरा समास एक इसके अंदर, इसके साथ कृच्छ के साथ में, तो स्तोकांतिक दूरार्थाश्च कृच्छ्रम च स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि, ये इतरेतर योगद्वंद्व समास हो गया। ठीक है, तो ये इसमें तीन समास हो गए, पहले इतरेतर योगद्वंद्व, फिर आपका बहुव्रीहि समास, और फिर इतरेतर योग द्वंद्व समास। ठीक है, पंचमी भयेन से पंचमी की अनुवृत्ति आती है इस सूत्र में, और समासः तत्पुरुषः सुप सहसुपा और विभाषा की पीछे से अनुवृत्ति आ रही है मित्रों। ठीक है, पीछे से अनुवृत्ति आ रही है। चलिएगा, अब इसका अर्थ देखते हैं, ठीक है, आइएगा। अर्थ इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा। ठीक है, अर्थ इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा, तो आपको इसका अर्थ कुछ भी नहीं करना, क्योंकि सूत्र ही है, स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कते समर्थानि सुबंतानि
कृतान्तेन समर्थेन सुबन्तेन सह विकल्पेन समस्यते स च तत्पुरुष समासः भवति। ठीक है, चलिएगा मैं आपको अर्थ लिखा देता हूं उसका, तो जिससे आपको सरलता हो जाएगी। आइएगा, इसका अर्थ लिख लीजिएगा। ठीक है, अलग अलग करके लिखिएगा। स्तोकार्थाः, हाँ एक बार मत दीजिए। स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छ्राणि कृतान्तेन सह विकल्पेन समस्यन्ते स च तत्पुरुष समासः। ठीक है, ये इसका संक्षिप्त अर्थ हो गया। इसका अर्थ है स्तोक अर्थ वाले शब्द, अथवा स्तोक भी आ गया, स्तोक अर्थ वाला, स्तोक के पर्यायवाची भी। इसी प्रकार से अंतिक, अंतिक शब्द और अंतिक के पर्यायवाची शब्द, और दूर, दूर अर्थ, दूर शब्द और दूर के पर्यायवाची शब्द, और कृच्छ शब्द। ठीक है, कृच्छ का अर्थ है कृच्छता, कृच्छ को कहने वाले शब्द। तो क्या है, ये कतांत प्रत्ययांत जो शब्द है उसके साथ विकल्प से समास को प्राप्त होते हैं, समस्यन्ते, और वह समास कौन सा होता है, तत्पुरुष समास। ठीक है, ये सरल अर्थ हुआ। आ जाइएगा, अब इसके हम उदाहरण देखेंगे। इसके उदाहरण आगे वाले सूत्र में दिखाया है मैंने। ठीक है, आगे वाले सूत्र में इसलिए दिखाया है क्योंकि सभी उदाहरणों में ये सूत्र भी लगेगा। तो ये इसका उदाहरण देखिएगा। ये उदाहरण है स्तोकान मुक्तः अंतिकादागतः अभ्यासादागतः दूरादागतः कृच्छ्रादागतः। ठीक है, ये उदाहरण है इसके, और भी उदाहरण बन जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, ये सूत्र इसलिए लग रहा है क्योंकि समास होने पर बीच की विभक्ति का लुक हो जाता था। ठीक है, अभी तक जैसे चोरात भयम में पंचमी का लुक हो गया, परंतु यहां पर आपको पंचमी बीच में दिख रही है हर समस्त पद में, तो उस पंचमी का यहां पर लुक नहीं होता है। किससे प्राप्त था, सुपो धातु प्रातिपदिक कयोः से लुक प्राप्त था। उस लुक को ये सूत्र रोक देता है। कैसे रोकता है, इसका अर्थ देखना है, फिर ये उदाहरण हम आपको बताएंगे। आइएगा, पंचम्याः स्तोकादिभ्यः, बिल्कुल सरल है। पंचम्याः, ये षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। स्तोकादिभ्यः, ये आपका पंचमी विभक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है, पंचमी विभक्ति बहुवचनांत है। इसमें समास इसमें है, इसमें है समास स्तोकाः आदिः येषां शब्दानां ते शब्दाः स्तोकादिभ्यः। ठीक है,
माने स्तोक शब्द है आदि में जिनके, स्तोक आदि वास्तव में एक गण है, एक गण है मित्रों। तो उसमें पड़े हुए हैं कुछ शब्द, तो उसमें ये स्तोक के पर्यायवाची भी पड़े हुए हैं, अंतिक के अंतिक आदि पड़े हुए। तो वो सभी शब्द क्या है, शब्दानाम ते शब्दाः स्तोकादयः होना चाहिए यहाँ पर, तो और क्लियर हो जाएगा। स्तोकादयः और तेभ्यः स्तोकादिभ्यः, ऐसा कर देंगे। तो ये बहुब्रीहि समास हो गया आपका, कौन सा, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तुम्हारे स्तोक आदि शब्द हैं उनका, तो पंचमी है, पंचमी का अब अर्थ इसका सूत्र का देखिएगा, अब अर्थ देख लेते हैं। इसमें ऊपर से आ रहा आलुक उत्तर पति, इसका अर्थ है कि स्तोकादिभ्यः शब्देभ्यः पंचम्याः अलुक भवति उत्तर पदे परतः, माने बाद में कोई शब्द है तो पंचमी विभक्ति का क्या हो जाएगा मित्रों, अलुक हो जाएगा, अर्थात उसका लुक नहीं होगा। ठीक है, लुक नहीं होगा, किससे लुक प्राप्त था, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः से, क्योंकि प्रातिपदिक के अवयव सुप का लुक होता है और कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती थी। तो मित्रों क्या है, अब देखिएगा बहुत सरल है। तो स्तोकान मुक्तः, और जब हम इसका विग्रह करेंगे अलौकिक विग्रह, तो क्या होगा, ऐसा बनेगा, स्तो क और गसी, ठीक है, और मुक्त, ये आ गया मुक्त सु। ठीक है, मुक्त सु आ गया मित्रों। अब इसके क्या है, इससे समास हो गया सूत्र से, स्तोक से उत्तर समर्थ सुबंत्री एक कता प्रत्यांत शब्द है, कतांत का। ठीक है, समास हुआ, समास होने पर ये पूरा इसकी कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई तो सुपो धातु प्रातिपदिकयोः लगने लगा, उससे इसका भी लुक प्राप्त होने लगा, इसका भी होने लगा। तो इसने मना कर दिया कि स्तोक आदि शब्दों से उत्तर तो पंचमी होगा, उसका लुक नहीं होगा। तो इसका लुक नहीं होगा, इसका लुक हो जाएगा, नहीं इसका लुक नहीं होगा तो फिर ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, फिर जो भी दूसरे कार्य हैं वो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इसको टांग सिंह सामिनात स्याह से आत हो जाता है, ह्रस्वकारांत से उत्तर नस को, तो आत हो गया, और आकाश वर्ण दीर्घ मिलकर के क्या बन जाएगा, इसको कात पंचमी का रूप बन गया, क्या बन गया, पंचमी का रूप बन गया, स्तोकात मुक्त। ठीक है, स्तोकात। अब क्या, झलाम जशो अंते से क्या हुआ, इसको तको द हो गया, तको द हो गया। ठीक है, और यरोनुनासिके नुनासिको वा, क्या है, यरोनुनासिके नुनासिको वा से इसको क्या हो गया, पर सवर्ण हो गया। देखिए यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पूरी इन्होंने सिद्धि बता दी है, ये देखिएगा, ये ता हो गया तकार, और फिर उसको द भी हो जाएगा, द इन्होंने किया नहीं है, झलाम जशो अंते लगेगा यहाँ पर। ठीक है, उस लग करके फिर क्या है, यहाँ दकार के स्थान में ये दकार हो जाएगा, यहाँ के स्थान में यरोनुनासिके नुनासिको वा से क्या हो जाएगा, द को न हो जाएगा, उसका पंचम हो जाएगा, तो क्या बना, स्तोकान मुक्त, और फिर सु आ जाएगा दोबारा इससे, तो स्तोकान मुक्तः, ये रूप सिद्ध हो गया। सरल है ये, इसमें कोई कठिन नहीं है। मैंने समस्या आपकी थी समझाने की, वो थी समास की, समास इससे हो गया, और अलुक किससे रुका हुआ है आपका, इस सूत्र से, पंचम्या स्तोकादिभ्य से पंचमी के विभक्ति का लुक नहीं हुआ है। आगे का उदाहरण देखिएगा, ये भी सरल उदाहरण है, यहाँ पर देखेंगे, ये देखिएगा, अंतिकाद आगतः माने समीप से आया हुआ, तो अंतिकाद आगतः लौकिक विग्रह हो गया, और ये आपका अलौकिक विग्रह हो गया, इस सूत्र से समास हो गया। और फिर पंचमी विभक्ति के अनुवृत्तित है, तो क्या है, अंत गसी, ये गसी आ गई, उपसन संज्ञा आदि होकर के पूर्ण निपात हो जाएगा, तो ये बना कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई, सुपो धातु प्रातिपदिक लुक प्राप्त हुआ, तो घसी का इस विभक्ति का लुक प्राप्त था, तो पंचम्याः स्तोकादिभ्य से क्या कर दिया, अलुक कर दिया।
लुक कर दिया तो वो लुक नहीं होगा, तो पूर्व के समान ही नसी के स्थान में टांग असी नसा मिनात्स्या से आत हो जाएगा। आत होकर के अंत्यकात आगता, और झलाम जशो अंत्य से जो मैंने पहले लगाया था उससे तक द हो गया, और बिला करके बना दीजिएगा अंत्यका दागत, और सु आदि आकर के अंत्यका दागता, ये बन गया। इसी प्रकार से आपका अभ्यासादागतः, तो अभ्यासात आगता वही सारी प्रक्रिया, कोई भी नया सूत्र नहीं लगा है। इसी प्रकार से दूरादागतः माने दूर से आया हुआ, तो इसमें भी दूर शब्द है, पंचमी का लुक हो गया और उसको रामात की तरह रूप बन करके और जनाम जशोवंती लग करके तक उदा हो गया और रुत विसर्गादि होकर के दूरादागतः। तो मित्रों ये आपका पूरा, अच्छा अभी एक और था इसमें शब्द, कौन सा था आपका कृच्छ्रादागतः, अंत में तो कृच्छ भी पड़ा हुआ था ना, कृच्छ, तो कृच्छ्रादागतः, कृच्छ्रादागत में कृच्छ्रादागतः, तो कृच्छ और नसी, यही सारी वही प्रक्रिया है पूरी, कोई नई चीज है ही नहीं इसके अंदर, ये सारा वही। इससे पंचम्या स्तोकादिभ्य से अलुक हुआ, नसी के स्थान में आत होकर के टांगसी नसा मिनात्स्या, तो कृच्छ्रा जलाम जशो अंत्य से तक उदा हो गया, तो कृच्छ्रा दागत और सु आदि आकर के विसर्ग होकर के कृच्छ्रा दागतः, ये बन गया पूरा आपका कृच्छ्रा दागतः। तो लघु सिद्धांत कौमुदी के अंदर इतने ही, अर्थात आपके समास के दो सूत्र हैं मुख्य रूप से, एक स्तोकांतिक दूरार्थ कृच्छाणि कतेन, और ये आपके पंचमी भयेन, ये दो समास पंचमी के दिए हैं। अष्टाध्यायी में और भी सूत्र हैं, मैं दिखला देता हूँ, अष्टाध्यायी के सूत्र भी आपको दिखला देता हूँ कि पंचमी समास के और भी सूत्र हैं, देखिएगा, देख लीजिएगा उनको, जिसमें ये देखिएगा पंचमी के जो सूत्र हैं, ये पंचमी का यहाँ था ये, ठीक है, पंचमी भयेन, ये पंचमी के बहुत कई सूत्र हैं, एक ये सूत्र और है समास का, यहाँ से ये सभी सूत्र हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, ये मतलब इसका एक सूत्र और ये रह गया अष्टाध्यायी में, ठीक है। तो अब ये पंचमी का समास कंप्लीट हो जाएगा, लघु सिद्धांत के अनुसार कंप्लीट आपका हो गया। ठीक है, तो ये पंचमी का समास भी आपका पूर्ण हुआ। आगे की कक्षा में षष्ठी समास पढ़ेंगे, ठीक है, षष्ठी का जो सूत्र है षष्ठी, ठीक है, एक ही सूत्र है मुख्य रूप से, तो ये षष्ठी का हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, षष्ठी तत्पुरुष समास। चलिए मित्रों, इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं और निरंतर हम कक्षाओं को पढ़ते जा रहे हैं, संपूर्ण समास को पढ़ना है, आप शुल्क दे करके इन सभी समास प्रकरण को पढ़िएगा। अस्तु सर्वेभ्यो नमः।